मेरे प्यारे व्यूअर, ये सामने एक पुल देख रहे होंगे, ये कालाबाग का तारीखी पुल है, ठीक है जी। और इस पुल को हस्ब मामूल जो है वो गोरों ने तामीर कराया था और अभी तक ये इसी हालत में मौजूद है। हमें तो तौफीक नहीं होती कि इस किस्म के काम करें। आप पुल के अगर राइट साइड पे जाए ना तो नुक्कड़ पे, पुल के नुक्कड़ पे आपको दरख्तों का जो है वो जजीरा या झुंड नजर आ रहा होगा। ये है बोर्ड बंगला, ये नवाब साहब का बोर्ड बंगला है, जहाँ पे यानी मलका एलिजाबेथ से लेकर अयूब खान, इसके अलावा जो है ना वो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा और कोई जो है ऐसा सियासी रहनुमा नहीं है जो इस बोर्ड बंगले में ना आया हो। ये नवाब साहब की जो है वो सियासी बैठक यहाँ पे हुआ करती थी और नवाब साहब का मकतल भी यही है, यानी इसी बोर्ड बंगले में नवाब साहब को जो है वो बेटों ने कत्ल किया था। जहाँ पे पुल खत्म होता है बहुत सारे दरख्त हैं, तो वो जो है बोर्ड बंगला है। फिर जब आप दरिया सिंध देख रहे होंगे, ये जो जनवरी और फरवरी होता है ना तो इन पुलों की सफाई होती है। ये दरिया सिंध अपने पूरे फ्लो पे नहीं है, ये यानी जो है ना इसको हम बंदी कहते हैं कि बंदी आई हुई है, लिहाजा ये जो है ना वो दरिया सिंध अपने पूरे फ्लो पे नहीं है। जहाँ पे हम खड़े हैं ना, जहाँ पे हम खड़े हैं ये भी दरिया का एरिया है, यानी यहाँ पे भी दरिया गुजरता है, लेकिन चूंकि बंदी है तो उसकी वजह से दरिया पीछे हट गए और हम दरिया की जगह पे खड़े हैं। अब आप सामने स्टेट देखें, ये जो आपको आबादी नजर आ रही है ये है कालाबाग, ओरिजिनल कालाबाग, यानी इसका रात का मंजर कभी आप देखें तो आपको लगेगा कि ये पेरिस है या ये शांजे लीजे है। ये रियासत कालाबाग है जो नवाब साहब की जो है वो रियासत थी, नवाब ऑफ कालाबाग की। फिर पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये पाकिस्तान में आया तो फिर नवाब साहब जो है उनकी अपनी स्टैम्प थी रियासत ऑफ स्टेट ऑफ कालाबाग की, अभी भी वो स्टैम्प जो है वो मौजूद है। ये कालाबाग है, बड़ा तारीखी जो है ना वो शहर है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना वो चीज़ें हैं वो है इसका हलवा बड़ा मशहूर है पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा कालाबाग के जो लोहे के बर्तन है ना, ये नस्ल दर नस्ल ये लोग जो है वो काम करते हैं और इतने जबरदस्त मजबूत और प्यारे बर्तन जो है ये बनाते हैं कालाबाग वाले, यानी लोहे के बर्तन। ये कालाबाग की जो है ना वो मशहूर और ख़ास चीज़ है। इसके अलावा सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा होगा, ये पहाड़ है जी जो है ना वो कोह सुलेमान, ये सिलसिला है। और आप कलर देख के आपको पता चल रहा होगा कि आप थोड़ा सा इसको खोदेंगे ना, नीचे से पिंक नमक जो है वो बरामद होगा। ये सारा जो है ये नमक से जो है ना वो पहाड़ भरा हुआ है और यहाँ से पिंक जो सॉल्ट है वो जो है वो निकलता है रोजाना के हिसाब से, बल्कि ये टनों के हिसाब से यहाँ से पिंक सॉल्ट जो है वो निकलता है और बैरून मुल्क भी जाता है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जाता है। मैं आगे चल के आपको पिंक सॉल्ट भी दिखाता हूँ। ये मोहतरम नाज़रीन मैं आपको बता रहा था पिंक सॉल्ट का, ये आप देख रहे हैं ये कालाबाग है, ये हर तरफ से जो है वो पिंक सॉल्ट आपको नजर आएगा। ये पहाड़ी सिलसिला आपके सामने, ये पूरे का पूरा जो है वो पिंक सॉल्ट से भरा हुआ है और यहाँ पे रोजाना वो टनों की बुनियाद पे जो है वो ये पिंक सॉल्ट वो पूरे मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी जाता है। ये भी आपके सामने जो है वो ट्राली जो है वो लोड हुई है, ये जो है वो पिंक सॉल्ट की है और ये कालाबाग का एरिया है, यानी ये दरिया के किनारे पे है। इस एरिया को वैसे माड़ी इंडस भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये कालाबाग की माइंस हैं और कालाबाग की कानें हैं। ये ट्राली आपके सामने है, ये आप देख लें, ये पिंक सॉल्ट जो है वो लोड होकर ये यहाँ से जा रहा है और ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये सारा व्यू आप चेक कर लें, ये सारा जो है वो पिंक सॉल्ट है जो यहाँ से कालाबाग से निकलता है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 2 फरवरी 2026 है और दिन है पीर का, सोमवार का। आज दूसरा बुलेटिन या दूसरा खबरनामा, आपसे दूसरा आमना सामना। लेकिन सबसे पहले आप
जो इलाका देख रहे हैं ये बड़ा तारीखी इलाका है। मेरे पीछे दरिया सिंध है और इसके अलावा जो आबादी आपको नजर आ रही है ये स्टेट ऑफ कालाबाग है। कालाबाग दो हवालों से बड़ा मशहूर है। एक हवाला है यहाँ के गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब अमीर मोहम्मद खान, मैं कई दफा उनका जिक्र कर चुका हूँ। ये उनकी स्टेट है, ये उनका शहर है, आपको नजर आ रहा होगा। फिर आपको दरिया सिंध नजर आ रहा होगा और तीसरा आपको नजर आ रहा होगा पहाड़। ये पाकिस्तान के चंद बड़े ज़खायर में से एक ज़खायर हैं और ये है पिंक सॉल्ट। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान है पिंक सॉल्ट और जो गुलाबी नमक होता है पूरी दुनिया में ये एक्सपोर्ट होता है। तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ तो ये कालाबाग का मकाम है और एक और हवाला यही वो दरिया है, इससे तकरीबन 15 या 16 किलोमीटर के फासले पे वो साइट है जिसे आप लोग कालाबाग डैम के नाम से जानते हैं, जो सियासी मसलतों का शिकार हो गया। हालांकि पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इंजीनियर्स का उस पे कॉन्सेंसस है कि ये पाकिस्तान की तवानाई की ज़रूरियात न सिर्फ पूरी कर सकता है बल्कि उससे भी ज़्यादा और बड़ा सस्ता पड़ सकता है। लेकिन ये फिर मुख्तलिफ अदवार में आपको पता है ये मनसूबा चलता रहा और जो है वो फाइलों की नज़र हो गया। हालांकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो जर्नैल होते हैं या आर्मी चीफ होता है वो दुनिया का कोई सा भी काम कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के ज़ाहिर है कोई चीज़ फ़ायदे में हो, पाकिस्तान को उस चीज़ का फ़ायदा हो। अगर आज पता चल जाए ना जर्नैलों को कि इस डैम से उनको कितना फ़ायदा होगा, उनको उनकी ज़ात को कितना फ़ायदा होगा, उनके जो अकाउंट्स हैं उनमें कितना पैसा जाएगा, तो आप यकीन करें कि 3-4 महीनों में ये नेचुरल जो है ना वो झील है। आप कभी यहाँ का विजिट करें, ये जो कालाबाग डैम है ना इसको आसान क्यों कहा जाता है, ये नेचुरल झील है। ये इसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं और दरमियान में पानी का जखीरा है, बिल्कुल नेचुरल है। आप देखेंगे हालांकि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, और आप देखेंगे और आपको पता चलेगा कि यार ये तो बना बनाया डैम है, ये तो बनी बनाई झील है। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि मुख्तलिफ जो है ना वो सियासी मसलतों का, कभी सिंध ने रोला डाल दिया, कभी KPK ने रोला डाल दिया, कभी जो पंजाबी सियासतदान थे, तो आपको पता है फिर। लेकिन मैंने आपके सामने खुलासा रख दिया है कि जो है वो अगर जर्नैलों को दिलचस्पी होती पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान को आगे ले जाने में, तो ये आप सारी साइड देख रहे हैं, ये कालाबाग है। आज जो हम इब्तिदा है ना, खबरें तो आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो है वो एक कॉलम रखना है और वो बड़ा शाहकार कॉलम है। वो कॉलम लिखा है हामिद मीर ने और वो कॉलम छपा है जंग में। और बड़ी हिम्मत की बात है कि जी इस तरह, हालांकि हामिद मीर जो है ना वो दो मुंह वाले बंदे हैं, ये रजीम चेंज ऑपरेशन के हक में थे, बड़े जो है ना उस वक्त ये इमरान खान के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आजकल मेरा ख्याल है इन्होंने रुजू कर लिया है। लेकिन ये जो कॉलम है, यानी आज 2 तहरीरें आपके सामने रखनी है, वो 2 तहरीरें वो पाकिस्तान को कवर करती हैं, पाकिस्तान के सियासी फैब्रिक को जो है वो कवर करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे गौर से सुनेंगे। अब आप सुने कि हामिद मीर जो है वो क्या लिखते हैं। नशा कोई भी हो इंसान के लिए अच्छा नहीं होता, सबसे बुरा इक्तदार और ताकत का नशा है। मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि ये सिलसिला शुरू हुआ था बनु उमैया से। बनु उमैया ने इक्तदार को जो है खिदमत या अवामी फलाह के बजाय नशा बनाया और इसको जो है वो ताकत बनाया। इक्तदार के नशे में डूबा हुआ शख्स सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी मुसीबत बन जाता है। ये नशा अक्सर इंसानों को बिल्कुल बदल कर रख देता है। आप ऐसे कई इंसानों को जानते होंगे जो ताकत और इख्तियार हासिल करने से कबल बड़े आजिज थे और बात बात पर कहते थे कि मैं तो आपका खादिम हूं, लेकिन ताकत व इख्तियार हासिल करते ही फिरौनियत का शिकार हो गए। ताकत और इख्तियार का नशा सबसे पहले बसारत पर
आंखों पर हमला आवर होता है। ताकतवर को अपने सिवा न तो कुछ और नजर आता है और ना ही कुछ सूझता है। पाकिस्तान देख रहे ना क्या हो रहा है आजकल। वो मुल्क और कौम के मफाद को भी अपने जाती मफाद के मुताबिक देखता या देखती है। कुछ ताकतवर लोग तो अपने आप को अल्लाह का चुना हुआ करार देने लगते हैं। वो कहते हैं उन्हें तो अल्लाह ने किसी खास मकसद के लिए ताकत दी है और वो ये मकसद हर कीमत पर हासिल करके रहेंगे। आपके जो चारों जो मार्शल लॉ जो है ना वो थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो यही कहते थे ना कि वो अल्लाह के चुने हुए हैं। यूब खान, इसके अलावा याया खान, इसके अलावा जो है ना वो जनरल ज़िया, इसके अलावा जनरल मुशर्रफ, फिर जनरल बाजवा को अल्लाह ने चुन लिया, नदीम अंजुम को चुन लिया और आजकल जनरल आसिम मुनीर को अल्लाह ने चुना हुआ है बकौल इनके। जी, वो अपने हर जाती मकसद को कौमी मकसद करार देते हैं, एक्सटेंशन, और इस मकसद के हसूल के लिए अखलाक और तहजीब की तमाम हदूद को अबूर करना कौमी मफाद में जायज समझने लगते हैं। इक्तदार के नशे में डूबने वाले भूल जाते हैं कि उन्हें जो ताकत व अख्तियार मिला है ये अल्लाह की नेमत नहीं बल्कि अमानत है। अमानत तो इंसानों को आजमाइश में डाल देती है, लेकिन इक्तदार के नशे में डूबे हुए शख्स को अक्सर खुशामदी घेर लेते हैं। आजकल देख लें, अज़मा बुखारी, अता तारड़, मुनीफ फारूक, तलत हुसैन, अबसार आलम, ये खुशामदी हर ताकतवर को यही कहते हैं कि हुजूर अल्लाह ने आपसे कोई बहुत बड़ा काम लेना है। आप तनकीद करने वालों की बिल्कुल परवाह न करें। ताकत और अख्तियार के नशे में डूबे हुए शख्स को तनकीद भी बहुत बुरी लगने लगती है। साफियों का हाल देख लें क्या हो रहा है। इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, फिर इख्तिलाफ राय गद्दारी करार पाने लगता है और इख्तिलाफी आवाजों को दबाने के लिए नित नए कानून बनने लगते हैं। पी का अच्छी भली जमहूरियत शख्सी आमरीत में बदल जाती है। इस आमराना तर्ज हुक्मरानी के रद्द-ए-अमल में इंतहा पसंदी जन्म लेती है। बलोचिस्तान, KPK, ये तर्ज हुक्मरानी मुनाफकत को भी फरोग देता है। लोग ताकत के नशे में डूबे हुक्मरान के सामने तो उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन बंद कमरों में उसे बुरा भला कहते हैं। फिर ताकत का ये नशा पूरे मुआशरे और रियासत के लिए एक खतरा बन जाता है। किसी सरकारी दफ्तर में एक छोटे से साहब बहादुर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ चपड़ासी भी रुक्का अंदर ले जाने के अख्तियार को अपने जाती मफाद के मुताबिक इस्तेमाल करने लगता है। वो अंदर रुक्का ले जाने के पैसे लेता है। ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल, पुलिस थाने का इंचार्ज, अदालत में बैठा कोई जज और उसका अमला भी अपने अपने अख्तियार को जाती मफाद के मुताबिक इस्तेमाल करने लगता है। जब ऊपर ये होता है ना, फिर नीचे भी सब कुछ यही होता है। सब ताकतवर लोग ये भूल जाते हैं कि उनको मिलने वाला अख्तियार एक आर्जी जिम्मेदारी है, लेकिन इस आर्जी जिम्मेदारी को अक्सर अपने इक्तदार को तूल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नशे की बीमारी में मुब्तला खवातीन व हजरात को सिर्फ दूसरों के ऐब नजर आते हैं, अपने ऐब नजर नहीं आते। उनके मातहत उन्हें वही कुछ बताते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। आपका क्या ख्याल है कि जनरल आसिम मुनीर को कौन सी रिपोर्टें MI और ISI देती होगी? साबित है हर तरफ दूध और शहद की नहरें जो है ना वो बह रही हैं। आप 96% जो है ना वो मकबूल हैं। जी, पूरी रियासती मशीनरी अपने बॉस के जाती मफाद और इक्तदार के तहफ़्फ़ुज़ को हुकूमत की पॉलिसी बना लेती है। देख लें पुलिस किसका काम कर रही है, जिसका नतीजा नाइंसाफी और जुल्म सितम की सूरत में सामने आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इक्तदार के नशे की
खराबियां तो बयान कर रहा हूं, लेकिन इस नशे में डूबे किसी साहिब इख्तियार का नाम क्यों नहीं ले रहा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि आजकल की सहाफत साहिबान इख्तियार की गुलाम बन चुकी है। ये कॉलम निगार किसी का क्या नाम लेगा। सहाफत की इन कमजोरियों की वजह से कई लोग अखबार और टीवी को छोड़कर सोशल मीडिया की तरफ राग़िब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी का भी नाम ले देना काफी आसान है, इसलिए बहुत से सहाफी अखबार और टीवी को छोड़कर यूट्यूब, फेसबुक और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी हक गोई का शौक पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं जिस ताकतवर शख्स की बात कर रहा हूं, वो तो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की तैयारियों में है। अगर सोशल मीडिया भी कंट्रोल हो गया तो फिर क्या होगा। मेरे व्यूज आप देख लें। इस शख्स को आजाद मीडिया से बड़ी नफरत है। ये शख्स अखबारात और टीवी चैनल्स के नाम ले लेकर उन्हें बुरा भला कहता है। ताकत के नशे में डूबा हुआ ये शख्स सिर्फ आजाद मीडिया के लिए नहीं, बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा बन चुका है। ये ताकतवर शख्स अमन का नोबेल इनाम हासिल करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन इसका हर अमल अमन के लिए खतरात पैदा करता है। अब भी आपको समझ नहीं आई तो मैं तमाम खतरात मुंह लेकर उस शख्स का नाम भी लिख देता हूं। मेरा इशारा अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है, जो न सिर्फ खुशामद पसंद बल्कि खुद पसंद भी है। और जो नाम आपके ज़हन में आ रहा है वो भी बिल्कुल ठीक है। इक्तदार के नशे में डूबे हर ताकतवर इंसान की तरह ट्रंप का गुस्सा भी बड़ा समझदार है। आप सोच रहे होंगे कि गुस्सा तो गुस्सा होता है, गुस्सा समझदार कैसे हो सकता है। ताकतवर लोगों का गुस्सा वाकई बड़ा समझदार होता है। ये गुस्सा सिर्फ कमजोरों पर बरसता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा ईरान और वेनेजुएला पर तो बरसता है, लेकिन चीन और रूस पर बरसने की हिम्मत नहीं रखता। ताकत और अख्तियार में डूबे हर ताकतवर शख्स का गुस्सा आमतौर पर सिर्फ कमजोरों पर बरसता है। इमरान खान, जब कोई कमजोर इस गुस्से से जन्म लेने वाली नाइंसाफी के खिलाफ चीखो पुकार करे और मुजामत शुरू कर दे तो फिर उसे दहशतगर्द करार दिया जाता है। आजकल ईरान के मामले में ट्रंप का रवैया सबके सामने है। ट्रंप साहब के ख्याल में इजराइल दुनिया का सबसे मजलूम और ईरान दुनिया का सबसे जालिम मुल्क है। ट्रंप ने पहले भी इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया था और अब एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारियों में है। ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला सिर्फ और सिर्फ तेल के जखायर पर कब्जा करने के लिए किया था। ईरान पर हमले का मकसद भी तेल के जखायर पर कब्जा करना है। ट्रंप जैसे लोग कुदरती वसाइल पर कब्जा करने के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ जंग का बयानिया बना लेते हैं और आखिरकार आलमी अमन के लिए खतरा बन जाते हैं। अमन के लिए बढ़ते हुए खतरात के बायस सऊदी अरब जैसे अहम मुल्क ने ईरान के खिलाफ किसी भी अमरीकी साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। दुनिया में सूरत हाल तेजी से बदल रही है और खदशा है कि ट्रंप की तरफ से ईरान पर हमले की मुखालफत करने वाले दोस्त ममालिक को भी जल्द ही धमकियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये धमकियां अमेरिका को इसके पुराने दोस्तों से महरूम भी कर सकते हैं, खासकर यूरोप। जी, मैंने इस कॉलम की इब्तिदा में अर्ज किया था कि इक्तदार के नशे में डूबा शख्स सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी मुसीबत बन जाता है। ट्रंप अपने ही मुल्क के लिए मुसीबत बन चुका है, क्योंकि ट्रंप का एजेंडा अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि अपने जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। तारीख बताती है कि हर छोटा और बड़ा ट्रंप हमेशा अपने जाती मफाद को कौमी मफाद करार देता है और आखिरकार अपनी कौम को नाकाबिल तलाफी नुकसान
पहुंचाता है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस दुनिया को इक्तदार के मौलिक नशे में डूबे तमाम छोटे और बड़े आसिम मुनीरों, ये मैं कह रहा हूं, आसिम मुनीरों और डोनाल्ड ट्रंपों के शर से महफूज रखे। अब यहां पे बड़ी सफाई के साथ हामिद मीर एंड पे जाके वो डोनाल्ड ट्रंप का नाम ले रहे हैं, लेकिन जो जो लाइन मैंने पढ़ी, जो जो लाइन आपके सामने रखी, उस लाइन से आपके ज़हन में कौन सा शख्स आता है? पाकिस्तान के हालात कैसे हैं? 8 फरवरी 2024 को क्या हुआ? ये जाबिर और नकली हुकूमत किसने मुसल्लत की? और आखिरकार जो ताकतवर के मफादात हैं वो रियासत, लोगों या मुल्क के मफादात के साथ टकरा जाते हैं और वहां से मामला खराब होता है। यानी जो जनरल जाया की ताकत थी, जो जनरल जाया का इक्तदार था, वो टकरा गया मशरकी पाकिस्तान के लोगों के मफादात के खिलाफ, और फिर क्या हुआ? अलहदा मुल्क बन गया। यही होता है, यही होता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा है। इसी तरह जनरल आसिम मुनीर साहब की जो पॉलिसियां हैं वो पाकिस्तान को एक गहरी खाई की तरफ ले जा चुकी हैं और ले जा रही हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, इस कॉलम से आपसे 3 दरखास्तें हैं। पहली दरखास्त यह है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं किया। अगर आप लोग सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने क्या करना है? आपने वीडियो को लाइक करना है, यानी जितने व्यूज हो ना, आधे लाइक्स होने चाहिए। हालांकि अगर सारे लाइक्स भी हों तो कोई उस पर खर्चा नहीं आता। और फिर शेयर्स 50% जो है उसमें शेयर्स होने चाहिए। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और इसके अलावा जो है ना वो अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें, ये खूबसूरत जो है मंजर अपनी यादों में महफूज करें और इससे लुत्फ लें। जो दूसरी गुजारिश है वो ये कि 8 फरवरी को जो है वो एहतजाज है, 8 फरवरी को हड़ताल है। आपने उस हड़ताल को कामयाब करना है, आपने शटर डाउन करना है, आपने मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, बस, इनको रोड पे नहीं लाना। आपने मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ यकजहती का इजहार करना है। और तीसरी और आखिरी रिक्वेस्ट वो ये है, मैंने आपको बताया कि मैं ऑफिशियली, यकीन करें कि छुट्टियों पे हूं ऑफिशियली, लेकिन आप लोगों के साथ ताल्लुक, फिर आप लोग इंतजार करते हैं, कई लोग आप लोगों को अपग्रेड करना, आपको कोई नई चीज देना, आपके जो है ना वो दिन को फ्रूटफुल बनाना, या आपके आधे पौने घंटे को फ्रूटफुल बनाना, ये भी जिम्मेदारी है। तो मैं, यानी डिस्प्ले मैंने नंबर कर दिया है, मैं आपके साथ राब्ते में हूं, लेकिन जो लोग मुझे कॉल्स कर रहे हैं मैं अटेंड नहीं कर पा रहा। नाराजगी माफ, बिल्कुल नाराज नहीं होना। लोग मुझे वॉइस नोटिस कर रहे हैं, मैं जो है ना नहीं देख पा रहा, मैं जवाब नहीं दे पा रहा, बिल्कुल नाराज नहीं होना। जिन्होंने रिटर्न जो है ना मैसेजेस किए हैं मैं नहीं देख पा रहा। जिस तरह मैंने बताया कि एक लाइफ आपकी ये वाली होती है, जिम्मेदारियों वाली, ठीक है, और एक लाइफ आपकी सोशल होती है, जो आपका हिडन पार्ट होता है, जो आपका सीक्रेट जो है ना वो पार्ट होता है, जिसे आप पर्सनल लाइफ भी कहते हैं। तो उसमें ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं जिसकी वजह से बंदा मजबूर होता है। तो मैं भी ये 2, 3, 4 दिन मजबूर रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि कल से हमारा स्टूडियो से राब्ता होगा। शायद आज रात को या कल सुबह रवानगी हो जाए, तो मैं आप सबको जवाब भी दूंगा, आपसे बात भी करूंगा जो बात करना चाहेंगे, और आपसे राय भी लूंगा जरूर। लेकिन ये आप जो है वो आपने नाराज नहीं होना। अगर हम जो है ना वो कुछ खबरें डिस्कस करें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली खबर यह है कि आज सुहेल खान आफरीदी जो कि केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी मुलाकात हुई है 2 नंबर अर्दली और बटमैन वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ, फॉर्म 47 का, और वहां पर तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई है। और सुहेल खान आफरीदी ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा उठाया है जो अरबों रुपए वो वफाक जो है वो रिलीज नहीं कर रहा, केपीके के बहुत सारे पैसे जो है वो देने हैं वफाक ने। तो यहाँ पे सुहेल आफरीदी ने बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है, और सुहेल आफरीदी ने कोई सियासी टॉपिक, यानी इमरान खान हो गए, पीटीआई हो गए, उन्होंने कोई मामला नहीं छेड़ा, और बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि उनको जो है वो पैसों की जरूरत है,
उनका हक है, उनको हक नहीं दिया जा रहा। पंजाब की मुख्यमंत्री को आप जानते हैं कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कभी बसें, कभी बसंत, कभी कौन सा ड्रामा, लेकिन केपीके और बलोचिस्तान को महरूम रखा जा रहा है। तो ये मुलाकात हुई है। उसके बाद जो दूसरी खबर है वो ये कि भारत के जंगी जुनून में इजाफा हुआ है। आपको पता है मई में उनकी पूरी दुनिया में जो है वो बदनामी हुई, राफेल मुंह के बल गिरे। 15% बजट में भारत ने इजाफा कर दिया है और अब उनका बजट वो 23,800 अरब रुपए हो गया। 23,800 अरब। बहरहाल ये मैंने भारत को बताना था कि ये जो जंग है ये बंदे लड़ते हैं, ये जिगरे लड़ते हैं, ये हौसले लड़ते हैं, ये हथियार नहीं लड़ते। आप तारीख पढ़ लें। उसके बाद सरफराज बुगटी, ये चाबी वाला खिलौना, कहता है कि हम दहशत गर्दों से 1000 साल लड़ेंगे। लड़ें जी आप दहशत गर्दों से। आपने तो कमरे से बाहर नहीं निकलना, आपने तो फैसले करने हैं, आपने तो लोगों को सोटे मारने हैं, डंडे मारने हैं, डांगे मारनी है। आपने लोगों के काम तो करने नहीं है। कोई 1000 साल का चूरन, कोई 100 साल का चूरन, और फिर कहते हैं कि कामयाब हो गए। 12 शहरों पे हमला होता है, कामयाब हो गए। 15 फौजी शहीद हो जाते हैं, कामयाब हो गए। इनका यही होता है। बहरहाल ये अपने घर में बैठ के, अपने बंकर में बैठ के ये दहशत गर्दों से ये चाबी वाला खिलौना 1000 साल लड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वो T20 वर्ल्ड कप तो खेलेगा, लेकिन दूध में महंगने डाली हैं कि हम जो है ना इंडिया के साथ वो नहीं खेलेंगे। अब मुझे तो ये लगता है कि डर की वजह से नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनको मार पड़ती है, हर दफा मार पड़ती है और करारी मार पड़ती है इनको। तो बहरहाल ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। पतली गली से निकल गए हैं कि ना होगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसके बाद एक दावा सामने आया है पीर साहब, आपको पता है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बरसगीर में, पीरों की, गद्दी नशीनों की। ये तकरीबन 1.5 टन के होते हैं, 2 टन के भी होते हैं, 2.5 टन के भी होते हैं। एक पीर साहब ने, रेहान बड़े मशहूर एंकर हैं, उनके पॉडकास्ट में दावा किया है कि जिस लड़की का नाम शीन से शुरू होता है, ये आप सारे लोग होशियार हो जाएं, तो वो 30 साल की उम्र में बीमार होगी और फिर कभी ठीक नहीं होगी। ये पीर साहब फरमा रहे हैं। ये है हमारी 21वीं सदी की तरक्की, और ये है हमारा 21वीं सदी का पाकिस्तान, और ये है हमारा मुआशरा। शीन से जो नाम शुरू होता है। रेहान कहता है कि कुरान और जो है ना वो हदीस में तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो जनाब फरमाते हैं कि कुरान और हदीस की बात नहीं हो रही, ये मेरा जाती तजर्बा है। इस इंडस्ट्री पे अलहदा प्रोग्राम करूंगा। आप जितनी मुखालफत करें, ये जो पीरों वाली इंडस्ट्री है ना, इस पे मैं अलहदा इंशाल्लाह वीलॉग करूंगा 1-2 दिन में, फिर आपको फैक्ट्स बताऊंगा। उसके बाद जो आजकल एप्स्टीन फाइल्स आपको पता है लीक हो रही हैं, 1.2 मिलियन तस्वीर हैं, वीडियोज हैं बेतहाशा, और उसमें ये जो मगरिब का जो है ना वो चेहरा है, बड़ा रोशन, बड़ा साफ सुथरा, बड़ा तरक्की वाला, उसमें जो जो नाम आ रहे हैं और जिस हवाले से नाम आ रहे हैं, तो ये लानतियों का एक ग्रुप है, लानतियों का एक टब्बर है। यानी ये जो है ना चेहरा रोशन, अंदरू चंगेज से तारीख तर, 20वीं सदी के सबसे बड़े वली ने कहा था कि इनका चेहरा रोशन है, चेहरा मगरिब का, उनकी जमहूरियत का, लेकिन अंदरू जिनको जो इनका अंदर है ना, अंदर वो जो है ना वो चंगेज से तारीख तर, ये चंगेज से भी आगे हैं। जितने मजालिम चंगेज ने किए, चंगेज खान ने, जितने उसने खोपड़ियों के मीनार बनाए, ये फाइल्स बताती हैं कि ये किस तरह हुकूमतें उल्टाते हैं, ये किस तरह हुकूमतें लेते हैं, ये किस तरह हुकूमतें करते हैं, और किस तरह औरत को ये खिलौना समझते हैं। उसके मुताबिक अब देखें कि शाह फैसल को मुसाद और CIA ने शहीद कराया। अंदाजा करें, याद होगा आपको किंग फैसल, जिसने तेल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की तजवीज दी थी, लाहौर में भी आए थे। अब जो है ना वो जाहिर हो रहा है कि इनको मुसाद और हालांकि सगे भतीजे ने शहीद किया था, लेकिन अब जो है ना भांडा फूटा है कि मुसाद और CIA इसमें इन्वॉल्व थे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि ओरिया मकबूल जान कहते हैं कि वो जो ब्रीफ केस डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो दिखाया गया, पेश किया गया मादनियात का, तो इस तरह देहातों में और शहरों में वो नगीने बेचे जाते हैं,
कीक बेचे जाते हैं, ये कोई स्वार्थकारी नहीं है। और वाकई ये तस्वीर बड़ा अरसा पीछा करेगी। एक आर्मी चीफ है, एक चीफ ऑफ डिफेंस है, एक ऑल इन ऑल है, और वो बक्सा पेश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। हालांकि इनका किस तरह सर्वे होता है, इनका किस तरह पता चलता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि ये एक अलहदा साइंस है। लेकिन जो है वो ये चल रहा है। पता है आपको कि जो है ना वो ट्रंप के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अगली खबर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो है ना इनका नाम है जेफरी सोचेस। जेफरी सोचेस ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि इमरान खान की जो हुकूमत थी उसको जो बाइडेन इंतजामिया ने गिराया था, और अब जो फ्री लंच दिया गया है तो वो मुकम्मल तौर पे मिलिट्री सपोर्ट है। मिलिट्री को शाबाश दी गई है, मिलिट्री को तमाम इकदामात करने की जो है वो इजाजत दी गई है। ये जो है ना वो हैं इकोनॉमिस्ट हैं जेफरी सोचेस, इन्होंने इंकशाफ किया है। आज आपको एक और कहानी सुनानी है। ये पाकिस्तान में इक्तदार की हर ताकतवर शख्स की कहानी है, बैरिस्टर सुल्तान मोहम्मद चौधरी। ये सियासत कैसे शुरू करते हैं, सियासत छोड़ते कैसे हैं, सियासत में करते क्या हैं, इसको जरा आपने मुलाहिजा करना है। ये कश्मीर के जो है ना वो सदर थे और इंतकाल कर गए हैं। बहरहाल ये सुने आप। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 1955 में पैदा हुआ। 1983 में इंग्लैंड से पढ़कर जो है वो वापस कश्मीर पहुंचा। ठीक है जी। ज्यादा शराब पीने से उसका जिगर सड़ चुका था। डॉक्टरों ने बताया इसे जिगर का कैंसर है। फिर भी उसने आजाद कश्मीर की सदारत से इस्तीफा देने की जहमत गवारा नहीं की। आखिरी दिन तक लोगों का खून चूसना, सारी जिंदगी इक्तदार में रहने का चस्का पड़ चुका था, और यही जो है वो मसला है। ठीक है जी। वापस कश्मीर पहुंचा और बाप के नाम पर सियासत शुरू की। आपको जनरल ज़ियाउल हक की फोतागिरी, खुशामद और कश्मीर जहाद के नाम पर कश्मीरियों को बेवकूफ बनाने में कमाल हासिल था। 1990 तक डिप्टी अपोजिशन लीडर रहा। पीपल्स पार्टी में इस शर्त पर शमूलियत अख्तियार की कि अगला सदर उसी को बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बन सका। 1991 में पहली बार अपनी आबाई नशिस्त हार गया। 1996 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर कश्मीर का वजीर आजम बन गया। मार्शल लॉ के बाद उसने मुशर्रफ के उठाने शुरू कर दिए नखरे। 2001 में अपोजिशन लीडर बन गया। परवेज मुशर्रफ दौर 2005 में अपनी पार्टी बनाकर 4 सीटें जीती, लेकिन सब जानते थे ये इलेक्शन कैसे हुआ है, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बेनजीर भुट्टो से माफी मांग ली। बेनजीर ने माफ भी कर दिया। जाहिर है कुछ लेकर कुछ देकर मामलात सेट हो जाते हैं। 2013 में नवाज शरीफ की हुकूमत कायम होने के 2 माह बाद बैरिस्टर सुल्तान ने पीपल्स पार्टी के अंदर अपने हामियों पर मुश्तमिल फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर वजीर आजम चौधरी अब्दुल मजीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को इस तहरीक अदम एतमाद की हमायत से रोक दिया। तहरीक नाकाम हो गई और बैरिस्टर सुल्तान को दूसरी मर्तबा पीपल्स पार्टी छोड़ना पड़ी। पीपल्स पार्टी के बाद फिर नवाज शरीफ से कुर्बत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ ने घास न डाली। सारी जिंदगी उठाने की प्रैक्टिस थी, नखरे। नवाज शरीफ न मिला तो इमरान खान के उठा लिए नखरे। 2015 में तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार कर ली और पार्टी का सदर बन गया। 2021 इंतखाबात में रुकन असम्बली और तहरीक इंसाफ के टिकट पर आजाद कश्मीर का सदर बन गया। ये सारे सियासतदानों की कहानी है। पिछले 43 साल से इक्तदार या अपोजिशन में था। 9 मर्तबा मीरपुर से इलेक्शन जीतकर मेंबर बना। आजाद कश्मीर के लिए उनकी क्या खिदमात हैं, मुझे नहीं मिल सकी। करीबी दोस्त बताते हैं कि जवानी में शराब और शबाब के शौकीन थे।
अभी जिस वक्त ये सत्रें लिख रहा हूं, सुल्तान महमूद की नमाज जनाजा और तदफीन जारी है। कहते हैं जो शख्स मर जाए उसे बुरा भला नहीं कहना चाहिए। मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता। मरने वाले शख्स से अगर अवाम की अक्सरियत को नुकसान पहुंचा है तो लाजमी बयान करना चाहिए। यानी कोई एक खिदमत सुल्तान, जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी थे, कोई एक खिदमत स्वाय टैक्स पेयर का जो है वो पैसा खाने के, इक्तदार से चिमटे रहने के। अभी आप जरदारी को देख लें, यानी बहुत लोग कहते हैं कि उसका पेशाब पैंट में निकल जाता है। नवाज शरीफ को देख लें, 1976 हार्ट अटैक उसको हो चुका है, लेकिन नहीं, उन्होंने इसी शहबाज शरीफ को देख लें, अपोजिशन में था तो इसकी हर वक्त कमर दर्द करती थी, अभी देख लें। बहरहाल ये कहानी जो है पाकिस्तान में। अब हम बात करेंगे वकार यूनुस की। वकार यूनुस कहते हैं कि अगर मुझे इमरान खान कहे तो मैं कुएं में छलांग लगा दूं या छत से छलांग लगा दूं, और ये भी ना पूछूं कि मेरी टांग टूट जाएगी या मुझे नुकसान पहुंचेगा। जबरदस्त इस दौर में ये बात करना। इसी तरह प्रोफेसर्स को, वकला को, इनको बात करनी चाहिए, कैरेक्टर्स को बात करनी चाहिए। और वकार यूनुस कहते हैं कि मेरे बाप के बाद अगर मेरी जिंदगी किसी ने बदली, अगर मेरी जिंदगी पर किसी का एहसान है तो वो इमरान खान है। ये खाली वकार यूनुस नहीं है। आप इंजमामुल हक से पूछें, आप वसीम अकरम से पूछें, आप सईद अनवर से पूछें, आप आमिर सुहेल से पूछें। हाँ, अगर उनका ज़र्फ हो, अगर वो पैसे लेके कमेंट्री की वजह से मजबूर हैं तो वो अलहदा बात है। ये वकार यूनुस ने कहा है कि अगर वो मुझे कहें तो मैं कुएं में छलांग लगा दूं। आखिरी बात, वीडियो लंबी हो गई है, और वो ये कि तीसरी दफा इमरान खान के बेटों का वीजा जो है वो रिजेक्ट हो गया है। उधर पता क्या कहते हैं? उधर कहते हैं कि अपने बच्चे नहीं आते, अपने बच्चे इंग्लैंड में हैं, वीजा नहीं देते। तीसरी दफा रिजेक्ट हो गया है। ये एक वो गाना निकाला ना इन्होंने, बड़ा दुश्मन बना फिरता है, बड़ा जनरल बना फिरता है, और कतार दर कतार जो है ना वो चुआनियां ठानियां, इधर इतनी चुआनियां ठानियां लगी हुई हैं कि समझ ही नहीं आती। और उधर वो जुमैमा के बेटे हैं, इमरान खान के बेटे हैं। दुनिया का कोई भी कानून उन्हें इजाजत देता है, इंटरनेशनल कानून उन्हें इजाजत देता है कि वो आकर बाप से जो है वो मुलाकात करें, वो आकर उससे गुफ्तगू करें, उसका हाल पूछें। वो उनका बाप 73 साल का है, उनका बाप जो है ना वो 800 दिनों से कैद में है, लेकिन जज साहब ने एक बार फिर उनका वीजा जो है वो मुस्तरद करार दिया है। और दूसरा, हदायत की गई है कि ये जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है इसको इतना ज्यादा लटकाया जाए, इतना ज्यादा लटकाया जाए कि हम इमरान खान को वो मुसलसल जेल में रखें। लेकिन मेरी आपने याद रखनी है बात कि ये निज़ाम मेहमान है, ये निज़ाम गिरेगा, इस निज़ाम ने गिरना है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।